वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल रहमान सर आप लोग का विजडम एकेडमी में ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। ये इस साल का पहला लेक्चर है हमारा एंड जो हिसाब से सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है, नियर फ्यूचर में जून का जो बचा हुआ 15 दिन है अप्रॉक्सीमेटली और जो जुलाई का मंथ है, इन 2 महीनों में क्लास खुलने की कोई आसार नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि केसेस दिन ब दिन सेम स्पीड पे चल रहे हैं, अराउंड 10,000 पर डे के हिसाब से। एंड इन सिनेरियो में गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी किसी भी कॉलेज, स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो एजुकेशन रन करता है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे फेस ये होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो अचीव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से परमिशन मिलना थोड़ा सा, या मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि परमिशन नहीं मिलेगी क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है फिजिकल क्लासरूम के अंदर, तब तक हम लोग ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू काम करेंगे। दूसरी चीज़, लेक्चर्स कब और कैसे मिलेंगे, तो मैं लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बता दूँ। ये जो जून का मंथ है, इसमें लेक्चर्स जो है वो अल्टरनेटिव डेज पर आएंगे। मतलब जो जून में 15 दिन बचे हुए हैं, एक दिन लेक्चर होगा, एक दिन गैप होगा, फिर उसके बाद वाले दिन लेक्चर होगा। तो ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि इस जून के मंथ में अराउंड 8 to 9 लेक्चर होंगे अल्टरनेटिव डेज पे। जुलाई स्टार्ट होगा तो लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी और लेक्चर रोज़ होगा फिर, ठीक है, सिवाय संडे के, हफ्ते में 6 दिन। उसके बाद में जो पेंडेमिक का इशू चल रहा है उस वजह से कॉलेजेस लेट स्टार्ट हो गए। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक टेंटेटिव डेट दिया था अराउंड 2 महीना पहले, मई के बिगनिंग के आसपास मेरे हिसाब से, या अप्रैल मिड में मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ टेंटेटिव डेट्स दी थी कि हम ये जो नया एकेडमिक ईयर है 2021 उसको किस तरह रन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी आप लोग की कॉलेजेस जो है वो अराउंड 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, 1 अगस्त अराउंड, ठीक है। डेट रिवाइज भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। ये डेट मार्च अप्रैल के मंथ में आया था जब लॉकडाउन 2 लागू हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, तब ये डेट इशू किया गया। अब अगर कॉलेजेस अगस्त में स्टार्ट होता है या मान लो सितंबर में स्टार्ट होता है, ठीक, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो मुंबई जो है अपना, यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक। खाली मुंबई जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, यहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एंड मुंबई के अंदर आप लोगों को भी पता है कि रश काफ़ी होती है। अभी तक लोकल स्टार्ट नहीं हुआ है एंड लोकल स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन उनके लिए जो असेंशियल सर्विस के अंदर प्रोवाइड करता है, अभी रिसेंटली कल के पेपर में आया था कि दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट लोकल, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग असेंशियल सर्विस में डील करते हैं। तो कई सारे बच्चे कॉलेजेस जो जाते थे वो ट्रेन से जाते थे, बसेस से जाते थे। तो इन सारी सिनेरियो, जब तक ट्रेन प्रॉपरली फंक्शन होना शुरू नहीं करेगी, जब तक बस प्रॉपरली चलना शुरू नहीं करेगी, बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक पूरी तरह से वर्किंग नहीं हो जाएगा, बच्चों का कॉलेज पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कॉलेज समवेयर सितंबर में आप पकड़ के चलो कि स्टार्ट होगा। अब जो हमारा सिलेबस होता है ना, सिलेबस, उसके लिए कुछ नंबर्स ऑफ आवर्स कॉलेज वालों को टीच करना कंपलसरी होता है
कि इतने इतने आवर्स के लेक्चर्स होंगे, वो भले से कॉलेज वाले लेते हैं नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ रूल्स होते हैं कि आपको इतने इतने लेक्चर्स लेना है। ठीक, अगर आपके कॉलेज वाले नहीं लेते हैं तो वो ऑन पेपर शो करते हैं कि हमने लेक्चर लिया है, बट उतने लेक्चर्स उनको लेने होते हैं। तो अगर आपका साल सितंबर में स्टार्ट होता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मिनिमम 4 मंथ का गैप होगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि नॉर्मली अगर कॉलेजेस जून में शुरू होती, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने के गैप के बाद अक्टूबर के एंड में कहीं एग्ज़ाम होता, तो आप वो 4 महीने का पीरियड पकड़ के चलो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने कॉलेज चलेंगी। उसके बाद जनवरी में पेपर होगा एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के वो जो टेंटेटिव डेट्स हैं, उस डेट के मुताबिक आपका जो सेम 5 होगा वो सेम 5 जनवरी के एंड में होगा, जनवरी के एंड में। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है पढ़ने के लिए। हमारे पास जून का महीना स्किप कर देते हैं, साइड में रख दो उसको, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का पूरा मंथ, अराउंड 7 मंथ्स अपने पास पड़ा हुआ है एंड वी हैव एम्पल ऑफ टाइम कि हमारी स्टडीज़ उसके अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके पीछे टेस्ट वगैरह भी देख लेंगे इंशाल्लाह आप लोग कि टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करना है आप लोग का, टेस्ट एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली इस बीच में हो जाएगी। ठीक, मैं आप लोग से बस इतना गुजारिश करूँगा कि जैसे जैसे लेक्चर्स प्रोसीड करेंगे आप वैसे वैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करके माइंड अप करना। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा तो हम लोग बुक नवंबर में हाथ लगाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि जो टाइम गैप है ना बहुत ज़्यादा है, इसमें हम चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक, तो ज़रूरी ये है कि आप बार बार रिविज़न करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें अपने को याद रहेगी, वरना फिर इतनी जल्दी क्लास स्टार्ट करके मतलब आप लोग समझ सकते हो कि सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, एवरीथिंग विल गो इन वेन, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम भी है, मतलब वो एक जज्बा होता है ना अपने अंदर, ये साल तो मतलब टॉप मारना ही अपने को, तो वो आप फुलफिल कर सकते हो। अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करो ना तो इजीली अच्छे नंबर्स से आप पास हो सकते हो। ठीक है, सो प्रिपेयर्ड रहो और जैसे जैसे लेक्चर्स होते जा रहे हैं वो लेक्चर्स की तैयारी करके उसको ख़त्म करके रख दो, उसका रिवीजन करते रहो पीरियोडिक टाइम पे, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे। ह्यूमन की टेंडेंसी है वो भूलता है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, आप उसके ऊपर रोज़ चीज़ें डंप करते जाते हो, फ्रेश चीज़ें, रोज़ जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है वो मेमोरी उसके ऊपर ओवरलैप होते जा रही है, तो एक टाइम आता है कि जो हमारी पुरानी मेमोरीज है वो वाइप आउट होना शुरू होती है। तो अगर हम रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेगी एंड कंट्रोल के अंदर रहेगी, वरना एट द एंड ऐसा लगेगा यार सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इतना सारा मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग चैप्टर लेने वाले हैं उसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एज सच मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने भी कभी ये टर्म सुना होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। जो अकाउंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। उन्हीं में से एक प्रैक्टिकल चीज़ है जहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सिचुएशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा सिचुएशन हो सकता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने को। ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, तो ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का या फिर ये नया टॉपिक अकाउंटिंग के अंदर ही लाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं एक आपको सिनेरियो क्रिएट करके दूंगा, वो सिनेरियो के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि वाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्यों करना पड़ता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो लेट्स सी
मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली उसके अंदर फिगर्स नहीं होंगे, मैं खाली मोटी मोटी चीज़ों के नाम लिखूंगा, ठीक। स्टार्ट करेंगे। रफ सा बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, इट इज नॉट फेयर। दूसरी चीज, ये जो बैलेंस शीट है टी फॉर्मेट वाली, जहाँ पे हम लोग लायबिलिटीज ये साइड पर लिखते हैं, असेट ये साइड पर लिखते हैं, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से आउटडेटेड है, नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम लोग अब जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती है, ऊपर लायबिलिटीज होती है, नीचे असेट होती है, ठीक है। ये फॉर्म आउटडेटेड है, बट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस ओनली मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अगर आप एक बैलेंस शीट इमेजिन करो, तो अगर मैं बोलूं असेट्स, तो असेट्स के अंदर जो ब्रॉड टाइप ऑफ असेट होते हैं मैं उनका नाम लिखता हूं। आप लोग असेट में देखोगे फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट मतलब ये वो असेट्स होते हैं जो हम लोग ने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए परचेज कर लिया है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर चलने वाली है, उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिक्स असेट। तो असेट साइड में एक जो इंपॉर्टेंट आइटम आप लोग किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में देखोगे वो होगा फिक्स असेट। दूसरा हमारे पास होता है करंट असेट। करंट असेट वो जो हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी होता है, जिसको हम लोग अदर टर्म में वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि करंट असेट में आ जाता है कैश, ठीक है, डेली एक्टिविटीज के लिए कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। करंट असेट के अंदर आ जाता है स्टॉक मतलब जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, तो वो गुड्स भी रोज फ्लो में रहता है, यहाँ माल बिक रहा है, कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, तो वो भी फ्लो में रहता है। सेम गोज विद डेटर्स। तो हमारे पास कुछ करंट असेट होंगे, ठीक। उसके अलावा एक और चीज होती है असेट साइड में, जिसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वहां बैठे किसी को पता है कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मैं तो ये बोलूंगा सबसे पहली चीज, असेट के अंदर एक्सपेंडिचर कहां से आ गया? असेट के अंदर एक्सपेंडिचर कहां से आ गया? एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट के अंदर अगर आप कभी बैलेंस शीट ऑब्जर्व करो तो किसी किसी कंपनीज के बैलेंस शीट के अंदर आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम का एक हेड दिख सकता है। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम के हेड के अंदर क्या चीजें होती है? तो इसके अंदर क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके अंदर होता है लॉस नॉट रिटर्न ऑफ, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को याद होगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर या 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट क्या होता था? जब प्रॉफिट आता था तो हम लोग प्रॉफिट को क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को हम लोग लाते थे और हम लोग कैपिटल के अंदर प्लस करते थे, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लेकिन लॉस हुआ तो लॉस को या तो आप कैपिटल में से माइनस कर सकते हो, या उसका एक दूसरा प्रेजेंटेशन ये है कि आप उसको असेट साइड पे लिखते हो। अगर प्रॉफिट हम यहाँ रिकॉर्ड करते थे प्लस करके, तो हम लोग लॉस को माइनस करके या तो यहाँ शो कर सकते हैं, या लॉस को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड पे नजर आ रहा है, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड पे नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट लॉस नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब नुकसान हो गया है लेकिन अभी तक इसको राइट ऑफ नहीं किया गया है।
राइट ऑफ का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैंसिल नहीं किया गया। आप बोलोगे सर कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल ये ऐसे होगा कि जब अगले साल का प्रॉफिट होगा ना, तो अगले साल के प्रॉफिट से पहले मैं इस साल के लॉस को राइट ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको कैपिटल में ऐड करूंगा। लेकिन सर अगर अगले साल फिर लॉस हो गया, तो अगले साल फिर लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब नुकसान का अमाउंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम का ये जो हेड होता है, इसके अंदर जो आइटम नजर आते हैं, ये आइटम प्योरली फिक्टिशियस असेट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। ठीक है, अब असेट में आया है तो नाम तो असेट ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट। अब फिक्टिशियस असेट का डेफिनेशन क्या है सर? तो मैं बोलूंगा फिक्टिशियस असेट आर दोज असेट्स which cannot be seen, which cannot be touched and which have no realizable value in the market। ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जब इसको मार्केट में बेचने निकलूंगा ना, तो ठेंगा मिलेगा कि कोई ये नहीं है। तो आप लोग बोलोगे सर कैसी बात करते हो आप, कोई भी चीज जो नहीं है उसको बेचने जाओगे तो ठेंगा ही मिलेगा। तो मैं बोलूंगा गुडविल। आपने गुडविल कभी देखा है क्या? नहीं देखा है। आपने गुडविल को कभी छुआ है क्या? नहीं छुआ है। लेकिन जब एक अच्छी कंपनी का मार्केट में गुडविल बेचा जाता है ना, दे रियलाइज अमाउंट, कुछ पैसा रियलाइज करते हैं वो लोग। ठीक है, तो गुडविल को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल, ऐसे एसेट जिसको बेच के पैसा मिलेगा लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनटेंजिबल। लेकिन जिसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते और पैसा भी नहीं मिलेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। तो एक हेड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नजर आ सकता है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट प्योरली लॉस है, लॉस है, या ऐसे एक्सपेंस जो हमने पास्ट में कर दिया है लेकिन अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया है। आप बोलोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले होता है। अब सोचो, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने जाओगे तो आपने सोचा और बिजनेस शुरू हो गया क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचते हो ना, तो आपको बहुत सारे प्री एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा बिजनेस, आपने सोचा कि एक धंधा शुरू करना है, तो उसके लिए एक जगह लेनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे रेंट पे, अगर आपकी खुद की जगह नहीं है, अगर अपने पास पैसा है तो खुद के ना ये तो हम लोग खरीद लेंगे जगह, वो डिपेंड करता है। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में, चाहे मैं रेंट पे लूं, चाहे मैं उसको परचेज करूं, एक एग्रीमेंट बनता है। रेंट पे लूंगा तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा और खरीद लूंगा तो परचेज एंड सेल एग्रीमेंट बनेगा। क्या बिजनेस अभी तक शुरू हुआ है क्या? नहीं। तो ये एग्रीमेंट बिजनेस से बनने से पहले हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। एक बार बिजनेस फंक्शनिंग हो जाता है ना, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं रेंट पे एक शॉप लेता हूं तो मुझे उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं डिपॉजिट देता हूं 50,000, तो वो जो मैंने 50,000 रुपीस डिपॉजिट दिया है, वो डिपॉजिट जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आ जाएगा, उसको बाद में मैं असेट में शो कर दूंगा। ठीक है, वो खर्चा मैं कर चुका हूं, वो असेट के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो पैसा रिफंड मिलेगा, असेट। लेकिन अगर मैंने शॉप के इंटीरियर पे मान लो 2 लाख रुपया खर्चा कर दिया और अभी तक धंधा शुरू नहीं हुआ, तो इसको प्रॉपरली मैं बोल सकता हूं कि इट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये 2 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तो धंधा शुरू ही नहीं हुआ था, तो उसको हम लोग असेट में रिकॉर्ड कर देते हैं अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस में से खत्म करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मतलब अगर मैंने 2 लाख रुपया खर्चा किया तो फर्स्ट ईयर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा 50,000 की 50,000 का खर्चा हुआ, 1.5 लाख यहाँ दिखेगा। अगले साल में फिर 50 डालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 लाख, अगले साल फिर 50 डालूंगा, बचेगा 50, फिर 50 डालूंगा, तो धीरे धीरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जीरो हो जाता है और मेरे सारे खर्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूज भी हो जाते हैं या रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं हर साल लॉस मेकिंग यूनिट हूं तो मैं कहां से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकता हूं? तो उस सिनेरियो में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहीं पर ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो होप आपको फिक्टिशियस असेट के बारे में पता चल गया होगा कि फिक्टिशियस असेट क्या है। फिक्टिशियस असेट आर दोज असेट जो बेचने पे
कुछ रियलाइज नहीं होना है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कुछ एग्जांपल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर लॉस नॉट रिटन ऑफ, उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, उसके अलावा लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने टर्म्स अभी यूज किया है, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के। आप चाहे तो उसको नीचे एक दो चीज और ऐड कर सकते हो जो मैंने अभी बोला। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया असेट साइड। तीन मोटी मोटी चीजें, फिक्स असेट, करंट असेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। अब हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे जो मेन कंपोनेंट है वो दो है। एक तो होता है कैपिटल। अब अगर कंपनी है तो इसके कैपिटल को हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी दो होता है, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस, बस हम लोग उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। और दूसरा बोरोड कैपिटल, जिसको आप लोग बोलोगे, बोरोड के नाम से लिख देता हूं, बोरोड में आता है लॉन्ग टर्म, जिसको हमने एक साल से ज्यादा के लिए बोरो किया। एग्जाम्पल अपना डिबेंचर, एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये सब हमारा बोरोड कैपिटल का लॉन्ग टर्म पार्ट बनता है। फिर एक होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी करंट एसेट का उल्टा। यहाँ पे क्या आता है? बिल्स पेबल हो गया, कोई प्रोविजंस क्रिएट किया था वो प्रोविजंस हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। कैपिटल के अंदर एक चीज और आती है जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह लॉस हो सकता है उस तरह प्रॉफिट भी होगा ना। प्रॉफिट होगा तो कहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे? रिजर्व के अंदर। जब हम लोग क्या बनाते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट। जब हम लोग 11-12 में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। अब प्रॉफिट को कैपिटल में नहीं ऐड करते, प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिजर्व के अंदर। और अगर लॉस हो गया तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? असेट साइड के अंदर या रिजर्व के अंदर। नेगेटिव बैलेंस के नाम से आप क्रिएट कर सकते हो ऐड। दोनों प्रेजेंटेशन वैलिड है, कोई इशू नहीं है। अभी तक जो मैंने बात किया वो मैंने सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में चर्चा किया, मैंने कहीं पर भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को टच भी नहीं किया। ठीक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत कब और किस सिनेरियो में पड़ जाती है? आपने सिक कंपनी सुना है कभी? सिक, किस कंपनी को सिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाता है? अगर कोई कंपनी 3 साल लगातार लॉस जनरेट करेगी तो उस कंपनी को टैग मिल जाता है सिक कंपनी। ठीक है, अक्सर जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी है वो सब इस क्राइटेरिया के अंदर कवर होती है, सिक कंपनी के अंदर, कि मतलब उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन वो लोग लॉस जनरेटिंग यूनिट बन गए, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे। 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, चौथा साल हो गया, तो जैसे ही तीसरे साल में भी लॉस होगा हमें सिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एक नॉर्मल सा सिनेरियो सोचो, अगर हम हर साल सिर्फ लॉस करें तो बिजनेस सर्वाइव करेगा? नहीं सर्वाइव करेगा। आप लोग बोलोगे सर नहीं सर्वाइव करेगा, लॉस पे कौन कब तक सर्वाइव कर सकता है? तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है, जब तक प्रॉफिट आता रहेगा शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे, कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती रहेगी, डिबेंचर होल्डर को टाइम पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी तो कंपनी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेगी और टाइम पर कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया, ठीक है, टाइम पे अगर कंपनी को कोई सपोर्ट नहीं मिला तो कंपनी नियर फ्यूचर में कभी भी बंद हो सकती है। ये उसका एक ड्रॉबैक है अगर कंपनी लॉस जनरेटिंग यूनिट बन जाता है तो। इन दैट सिनेरियो कंपनी क्या कर सकती है? तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए जा सकती है। मैं इंटरनल नहीं बोला, मैंने खाली क्या बोला? रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए जा सकती है। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है।
एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर कंपनी लॉस मेकिंग यूनिट है, कंपनी विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग, तो कंपनी को अगर चालू रखना है, रिवाइव करना है, तो कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए सोचना पड़ेगा। अब रिकंस्ट्रक्शन जो स्कीम होती है वो दो होती है, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या, तो उसके अंदर अमालगमेशन मर्जर आ जाता है, जहां पे कंपनी अमालगमेट होती है या किसी और कंपनी से मर्ज हो जाती है। इस लेसन में उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो वाले पार्ट को। ठीक है, वो आएगा हमारे दूसरे लेसन्स के अंदर, वहां देखेंगे। यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि नाम बता रहा है कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन जो होने वाला है वो इंटरनली होने वाला है। इंटरनली होने वाला है का क्या मतलब, मतलब हम लोग अपने ही बैलेंस शीट के साथ कुछ करेंगे और कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंपनी को क्या करना है, रिवाइव करना है। अब मैं आपसे कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, उसके ऊपर फोकस रखना। ठीक, अगर कंपनी एक सिक कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग यूनिट है, तो वो कंपनी को अगर लोन चाहिए होगा ना मार्केट से, तो तुमको क्या लगता है बैंक वाले इजीली उसको लोन दे देंगे? या अगर वो मार्केट के अंदर डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या लगता है मार्केट से इजीली डिबेंचर मिल जाएगा? या क्या लगता है अगर उनको मार्केट से फ्रेश कैपिटल चाहिए तो लोग उस कंपनी में कैपिटल लगाएंगे? जो कंपनी सिक कंपनी है, नहीं, उनको पता है ये डूब रही है, डूबती नाव में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी की अच्छी पिक्चर ड्रॉ करके रखने के लिए, ठीक, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपने को पता चल जाता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या कंपनी की जो स्टैंडिंग है वो कहाँ है, एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअल अफेयर्स को आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन या डिटेल में जाकर ही पता चलेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इसका बिजनेस कितना चलता है। आपको दिखेगा इतना कैपिटल है, इतनी लायबिलिटीज है और इतने एसेट है, तो यू कैन ड्रॉ अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ द कंपनी इन योर माइंड। तो अब ऐसी कंपनी क्या करती है, अपने फिक्स्ड असेट को इन्फ्लेट करके रखती है। इन्फ्लेट करके रखती है। इन्फ्लेट करके रखने का मतलब क्या, फिक्स असेट को एक्चुअल प्राइस से ज्यादा दिखा करके रखती है, ताकि पब्लिक को लगे अरे यार कितने सारे असेट है कंपनी के पास, या ज्यादा असेट नहीं है तो अरे यार कंपनी के पास क्या मोटे मोटे असेट है। मतलब जो जमीन उन लोगों ने खरीदा था 5 करोड़ की, उसी जमीन को वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 करोड़ का दिखाएंगे। तो पब्लिक थोड़ी एक्चुअल वेरिफिकेशन करने जाएगी जमीन पे कि यार वो जमीन 5 करोड़ की या 15 करोड़ की, या वो जमीन कितनी बड़ी है एंड सो ऑन। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फिक्स असेट को इन्फ्लेट करके रखते हैं। ठीक, दूसरा, वो लोग डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हैं। आप लोग बोलोगे सर इससे क्या लेना देना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपको पता है असेट की वैल्यू गिर जाती है, तो अगर यहां से असेट की वैल्यू गिरेगी तो फिर असेट कम हो जाएंगे ना, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू इन्फ्लेट द असेट। तो या तो प्राइस बढ़ा दो या तो डेप्रिसिएशन ही ना चार्ज करो और असेट खुद ही इन्फ्लेटेड रहेगा। जैसे कि मैंने कंप्यूटर परचेस किया, अब वो कंप्यूटर मैं हर साल यूज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करता हूं। अब अगर किसी ने 5 साल के बाद मेरा बैलेंस शीट देखा तो मेरा कंप्यूटर परचेज प्राइस पर नजर आएगा ना, क्योंकि मैंने उसको कभी डेप्रिशिएट ही नहीं किया है। लेकिन एक्चुअल में अगर वो बंदा आके ऐसा ऑफिस में खड़ा हो जाता है तो उसको पता चलेगा भाई ये तो खटला कंप्यूटर है, ये तो आउटडेटेड हो गया है, 5 साल पुराना हो गया है, तूने इसको इतना घसा, इसकी हालत खराब हो गई, जवाब देने को नहीं तैयार है, तो पता चलेगा कि वो असेट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो एक ऐसी कंपनी जो सिक कंपनी है, उसका ऑब्जेक्ट होता है कि असेट को इन्फ्लेटेड रखा जाए ताकि वो लोग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, वो लोग लोन अट्रैक्ट कर सके एंड सो ऑन। तो वो लोग या तो असेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं या वो लोग असेट को डेप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, जिससे असेट की वैल्यू इन्फ्लेटेड रह जाती है। तो वो लोग ये पहला काम करते हैं।
बताओ ये काम जो हम लोग ने किया था सही है गलत है? गलत है। अब जब हम लोग रिवाइव करेंगे कंपनी को, तो जो सारी गलती उन लोगों ने किया है ना, उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब आप इन्हीं गलतियों के साथ आगे बढ़ोगे तो बट ऑब्वियस आप फिर डूबोगे। हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंदर करते क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंदर वो जो सिक कंपनी ने गलतियां कर रखी है उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यहां से असेट की वैल्यू कम होती है। एग्जांपल के तौर पे असेट साइड में हमने डिसाइड किया कि 5 करोड़ रुपए के असेट को कम कर देते हैं, क्योंकि ये ओवर स्टेटेड था, इन्फ्लेटेड था। तो हमने डिसाइड किया कि 5 करोड़ के असेट को रिड्यूस करना है। फिर हमने देखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए का, हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है 3 करोड़ का। तो हमने बोला ये भी तो लॉस ही है, इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, ये टूटे पहिए के साथ चलेगा तो आगे इसके दूसरे पुर्जे भी धीरे होने के चांसेस है। तो हमने डिसाइड किया कि इनको भी राइट ऑफ करके खत्म किया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो हमने टोटल जो डिसाइड किया, असेट साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा 9 करोड़ रुपए से। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे सर 9 करोड़, कंपनी के बैलेंस शीट देखना, वहां पे करोड़ों में बात होती है, कभी कभी थाउजेंड्स करोड़ में बात होती है। इंडिया में कभी कोई घोटाला होता है ना, तो उसके खाली नंबर्स चेक करने का। 900,000 करोड़, 900,000 करोड़ पता कितना होता है? 9 के आगे 5 जीरो लगाओ तो वो 900,000 होगा। करोड़ मतलब और 7 जीरो लगाओ, तब जाकर के उसकी काउंटिंग पूरी होगी। मतलब 12 जीरो और उसके आगे 9, इतने बड़े बड़े अमाउंट का घोटाला होता है। तो 9 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट अगर कोई एक प्रॉपर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो फुल फ्लेज वर्किंग कर रही। ठीक, तो हमने डिसाइड किया कि 9 करोड़ रुपया अपने को असेट साइड से कम करने का है, कि कोई ये गलत है। ठीक है, कंपनी को रिवाइव करने का है, सारी गलत चीज को सही करना है, तो इसको हटाते यहाँ से, तो लेट रिमूव इट। अब जैसे ही आप असेट साइड से 9 करोड़ निकालोगे ना, तो जो हमारी बैलेंस शीट ऐसे टैलीड थी ना, वो ऐसी हो जाएगी। क्यों ऐसी हो जाएगी? क्योंकि एक साइड से 9 करोड़ रुपए कम हो गए और दूसरी साइड से 9 करोड़ रुपए कम नहीं हुए। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? इधर और इधर सेम होता है। अगर मैं यहां से 9 करोड़ रुपया निकालता हूं तो मेरे को लायबिलिटी साइड से भी 9 करोड़ रुपया क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब ये 9 करोड़ रुपए का वटका किसके ऊपर फूटेगा? तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास 2 लोग हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स होते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स का अमाउंट काफी छोटा होता है। जो मेन प्लेयर होते हैं बिजनेस के अंदर, वो एक शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कैपिटल लगाया होता है, और वो जिन्होंने लॉन्ग टर्म का अमाउंट दिया होता है, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सब जिन्होंने लंबे समय के लिए 5-5, 10-10 साल के लिए पैसा दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इनको बुलाएगी, बोलेगी आप मीटिंग करेंगे। ठीक, अब जब ये लोग जमा होंगे तो कंपनी इनको अपना हाल पेश कर देगी कि ऐसा ऐसा है, हम लॉस मेकिंग यूनिट है, अगर हमें रिवाइव नहीं किया गया, ठीक है, अगर हमें रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो हम मर जाएंगे। ठीक, तो कंपनी जैसी बोलेगी ना हम मर जाएंगे, तो शेयर